नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के सामने जो पिछले क्लास में हम लोग संपूर्ण भारत के जो परिचय को देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो पार्ट होगा वो 3 होगा। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। लगभग 55 मिनट 53 मिनट का वीडियो है, वो देखिए। और इसके बाद जो आज का और अभी का जो हम देख रहे हैं वो पार्ट 3 है। और इसमें जो मैंने पिछले क्लास में मध्यकाल का जो इतिहास का परिचय जो देख रहे थे वहाँ अंत हो रही थी, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा मुख्य उद्देश्य ये जानने की कोशिश कीजिएगा, जो यहाँ एक तरफ मुग़ल शासक कमज़ोर हो रहा है और दूसरे तरफ यहाँ अंग्रेज़ों, ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो चुकी है भारत में। तो किस तरह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रही है, दूसरे तरफ यूरोपियन कंपनी का भारत में उदय हो रही है, उसको पहले समझेंगे। फिर आगे चलकर भारत में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत तरह की क्रांतिकारी आंदोलन होती है उसको भी देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं पिछले क्लास में बता रहा था उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में बताया था, भारत में मुग़ल साम्राज्य, भारत में जो मुग़ल साम्राज्य था, एक मिनट, भारत में मुग़ल साम्राज्य तो जो था वो मुग़ल साम्राज्य लगभग 1526 में आती है और मुख्य रूप से 1707 तक पतन एकदम चरम पे होती है। याद रखेंगे, मुग़ल साम्राज्य का जो उत्थान होती है, विस्तार होती है, वो 1526 से लेकर 1707, क्योंकि 1526 में क्या हुई थी, बाबर आया था। तो बाबर के द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। और अगला जो 1707 में हो गया, उसी मुग़ल वंश का ही एक बहुत ही शक्तिशाली शासक जिसका नाम होता है औरंगजेब। ये औरंगजेब का मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु काफ़ी डिटेल्स में हम लोग इसको देखेंगे, अभी इतना आप समझ जाइए। तो एक तरफ 1526 से लेके 1707 तक यहाँ पर क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य बहुत ही आगे बढ़ रही होती है। और भारत के संदर्भ में, भारत में जो छोटे छोटे शासक हुआ करता था उसका पतन हो रहा है। और यहाँ पे तो भारत में जो क्षेत्रीय शासक होता है, क्षेत्रीय शासक कमज़ोर हो रही है। और यहाँ पे यूरोपियन कंपनी, दूसरे तरफ यूरोपियन कंपनी का विस्तार हो रहा है। याद रखेंगे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट से, जब 1526 से 1707 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और कोई भी कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसका व्यापारिक कार्य था। तो याद रखेंगे, यूरोपियन कंपनी का विस्तार मतलब सिर्फ व्यापार। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, गौर से सुनेंगे। 1707 के बाद बहादुर शाह प्रथम आता है, इसके बाद फ़र्रुखसियर वगैरह आता है, और यहाँ धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी की बात करेंगे। तो भारत में बात करें तो देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन। यूरोपियन कंपनी का आगमन की बात करें, सुनिएगा गौर से। तो यूरोपियन कंपनी का आगमन जब सबसे पहले जो होता है वो पुर्तगाल का होता है। नंबर 1 पूछा जाएगा आपसे, बताइए भारत में सबसे पहले यूरोपियन कंपनी के रूप में किसका आगमन हुआ था? तो पुर्तगाल का। और पुर्तगाल में भी उस व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। सबसे पहले वास्को डिगामा ही। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जलीय मार्ग के द्वारा खोज किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो बताइए जलीय मार्ग द्वारा भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा किया था। वास्को डिगामा कहाँ कराने था?
तो पुर्तगाल का। और सबसे पहले, क्योंकि पुर्तगाल एक यूरोपियन देश है, तो यूरोपियन देश में सबसे पहला जो देश था वो पुर्तगाल के आया था। इसके बाद नंबर 2 जो आया था वो याद रखेंगे डच लोग आया था। डच कहाँ का? तो हॉलैंड के देश के निवासी को हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। और हॉलैंड जो अभी नया नाम आ गया है नीदरलैंड, याद रखेंगे नीदरलैंड। एक कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये बताना है नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन सभी जगह है, कुछ कमेंट करते जाइए। मैं कमेंट के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करूँगा आप लोग मुझे कितना देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, वो भी चीज़ों मुझे पता चले। तो याद रखेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन के समय सबसे पहला जो कंपनी आया था पुर्तगाल। काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पुर्तगाल में वास्को डी गामा पहला यात्री था, दूसरा यात्री कौन था, इसके बाद पहला गवर्नर कौन बना, दूसरा गवर्नर कौन बना, इस गवर्नर ने भारत में क्या क्या कार्य किया, वो सारा विस्तार को हमको काफ़ी देखना है। लेकिन अभी मात्र समझ जाइए यूरोपियन कंपनी का आगमन हो चुकी है और दूसरी तरफ जो हमारा भारत में मुग़ल साम्राज्य है उसका पतन हो रहा है। कब? 1707 के बाद। तो 1707 से लेके एक तरफ हम पहले ये बात क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम दूसरी तरफ हम जिस तरह से बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक मेरा परिचय है। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपको एक संपूर्ण इतिहास का पकड़ समझ में आ जाए, कब क्या कैसे हुआ। तब 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा। अदरवाइज हम लोग कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, इससे ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ना आप इस कंटेंट को याद कर पाएंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सी बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंपनी जो यूरोपियन कंपनी पुर्तगाल आया, दूसरा डच आया और तीसरा नंबर पर जो आया था याद रखेंगे यही इंग्लैंड था। इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ये इसकी चौथा जो था वो फ्रांस था। इसके बाद 2-3 कंपनी और आई थी, ये याद रखेंगे। एक डेनमार्क की कंपनी आया था 5वां नंबर, डेनमार्क का। और एक स्वीडिश कंपनी आया था, स्वीडिश। ये लगभग 6 कंपनी भारत में आया हुआ था और हम इसको काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। यही तो हमारा, और इसी में सबसे जो इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सक्सेस हुआ, विस्तार किया भारत में। सबसे ज़्यादा जो विस्तार किया भारत में, भारत को जो औपनिवेशिक रूप में बनाया वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। तो इस सब इसको हम काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। यही हमारा तो मॉडर्न हिस्ट्री है। इसी मॉडर्न हिस्ट्री के में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम विस्तार किया भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसके बाद में थोड़ा, लेकिन जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री है, सब कहानी है, जितने भी चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में है, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के ही द्वारा घटित हुआ है। यही मुख्य कारण है। तो वो सब हम तो पढ़ेंगे। अब आइए कैसे इसका विस्तार हुआ भारत में, ये सारा चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन अभी एक तरफ देख लिए, हमारे भारत में ये सब कंपनी आया और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल प्राप्त किया, भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार किया था वो इंग्लैंड की कंपनी थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को होता है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और उसके बाद भारत में किस तरह से अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है, किस तरह से अधिनियम लाता है, किस तरह से अपने पाँव को फैलाता है और भारत को, संपूर्ण भारत को लगभग में अपने कब्जा में ले लेता है, अपने चुंगल में फंसाता है और यहाँ से शोषण करके अर्थ को, पैसा, पूरे धन को किस तरह से निष्कासन करके इंग्लैंड में, लंदन में जाके रखता है। तो वो सारा चीज़ हम बताएंगे। इसी के विरोध में तो बहुत से तरह की क्रांति होती है। आप ये समझ गए मुग़ल साम्राज्य क्या था। अब आइए दूसरी बात मैं करूं, सभी को आप लोग नोट करते जाएंगे। दूसरी तरफ आइए, अभी हम एकदम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए और बहुत ही आसानी से आप समझिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझेंगे। अब आइए, तो मैंने एक चीज़ तो बता दिया, 1526 से लेकर 1707 तक मुग़ल साम्राज्य चरम पर थी। दूसरी तरफ इसकी मृत्यु के बाद अगला जो फेज स्टार्ट होता है 1707 से लेके 1857 तक, लगभग मोटा मोटी 150 साल। और ये 150 साल के समय को कहते हैं उत्तर मुग़ल काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर मुग़ल काल। और उत्तर मुग़ल काल में कुल 12 शासक हुआ है। जिस तरह से उधर आपका पूर्व मुग़ल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
और औरंगजेब की बात हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसी तरह से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका जो पूर्वज था, उसी का जो खानदान के लोग थे, तो 1707 से लेकर 1857 तक शासन किया और उसमें टोटल 150 साल तक शासन चला और उसे उत्तर मुगल काल कहा गया। उसे 12 शासक हुआ, उसको भी काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी काल में क्या होता है, उत्तर मुगल काल में हमारा मुगल वंश जो है, मुगल वंश कमज़ोर हो रहा है, एक तरफ कमज़ोर हो गया और दूसरे तक वही मुगल वंश के जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड कह सकते हैं या ब्रिटेन कह सकते हैं, वो अपना धीरे धीरे शक्ति को आगे बढ़ा लिया, मतलब इंक्रीज कर लिया। देखिए ऐसा भी होता है, जब आप कमज़ोर रहेंगे तो दूसरे आदमी जो आएंगे वो शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना है अपने आप को शक्तिशाली रखना है, सो दूसरे आदमी हावी ना हो। भारत में क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशों का यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर यहाँ आके भारत के कोना कोना में अपना विस्तार बना लिया, इसके पीछे यही था। जो उत्तर मुगल वंश के जो 12 शासक हुए, फर्रुखसियर की बात करें, बहादुर शाह प्रथम की बात करें, बहादुर शाह द्वितीय की बात करें, इसमें अकबर द्वितीय की बात करेंगे, जो इसके खानदान के 12 व्यक्ति थे, 12 शासक जो बने, जो रंगीला बादशाह वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे, तो टोटल 12 शासक, इसका भी एक लिस्ट बनाएंगे, टोटल 12 शासक के बारे में काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। और इसी समय में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मौका देखा, सो यहाँ पर जो है अच्छी मौका है, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तार करो, और विस्तार कर लेता है और धीरे धीरे पूरे कब्जा कर लेता है। तो एक तरफ यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब आइए 1707 की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक मिनट, आइए, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे देखिएगा यहाँ पर गौर से सुनिए, एक एक घटना को हम लोग लिंक करेंगे, काफ़ी सुंदर है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं 1707 में क्या होगा, औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद 1707 में 1717 में 1719 की बात है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट दिया जाता है। अब यहाँ कंपनी को छूट मिल गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा मौका देखा, कंपनी ने, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और यहाँ से शुरुआत कर देता है। और इसी के साथ ही देखेंगे लगभग मोटा मोटी 40 साल के बाद 1757, आप सुने होंगे, प्लासी का एक युद्ध हो जाता है, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का जो युद्ध होता है वो, इसमें अंग्रेज विजय हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज विजय हो जाती है। और जो ही अंग्रेज यहाँ विजय हो जाती है, और इसी के साथ क्या होता है, बंगाल पर अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो जाती है, बंगाल पर कब्जा। इसी के साथ क्या होता है, भारत में अंग्रेजों का विस्तार शुरू हो जाता है। एक समय था जो यहाँ इसी के खानदान के लोग, औरंगजेब की मृत्यु से पहले अंग्रेज डरा करता था। अंग्रेज थोड़ा भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, गलत करने से पहले 1000 बार सोचता था। लेकिन उसी आगे चलकर उसी औरंगजेब के खानदान के जो कुछ शासक होते हैं वो इतना दूरदर्शी नहीं होते हैं, आगे तक सोच नहीं रखते हैं, और इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी भरपूर उठाता है। और कुछ लोभ लालच देख के पूरे की पूरे कम पैसा में पूरे व्यापार करने की छूट प्राप्त करता है और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। और इसका परिणाम यह होता है कि 1757 में प्लासी का एक युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध क्या है, नहीं है, काफ़ी डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे। बंगाल पर कब्जा का क्या प्रोसेस हुआ है वो भी देखेंगे। अभी आप हमको लोग को थोड़ा व्यू दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, समझिए। और 1757 में प्लासी के युद्ध होने के बाद फिर कुछ समय के बाद 1764 का एक होता है बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध भी जीत जाता है अंग्रेज विजय। इसमें तो और अंग्रेज का विजय हो जाती है, इसमें तो और इतना मनोबल बढ़ जाती है अंग्रेजों को, क्योंकि बक्सर में एक तरफ भारत के 3 शासक रहते हैं, एक तरफ
बक्सर के युद्ध में भारत के तीन शासक और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, और तभी इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हो जाती है। और इसी के साथ अगले साल क्या होता है, 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हो जाती है, इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि के साथ संपूर्ण बंगाल से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो देखिए किस तरह से एक समय था जो 1609 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस याचना लेके पहुंचता है, सर मुझे कहीं ज़मीन दे दिया जाए, मैं व्यापार करूंगा। और 1615 में थॉमस रॉ के नेतृत्व में देवी देता है सूरत वगैरह में व्यापार करने की अनुमति भी दे देती है, कंपनी स्थापना करने की भी अनुमति दे देती है। लेकिन आगे चलकर देखिए उसी साम्राज्य में, उसी के खानदान में वहाँ पर अब उसके भागना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। हम लोग को भी जीवन में इस तरह का कोई निष्कर्ष या डिसीजन लेना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1765 में एक इलाहाबाद की संधि कर लेता है अंग्रेज़ों। बंगाल के यहाँ पर शाह आलम द्वितीय होते हैं दिल्ली में बैठा हुआ, और एक यहाँ पे इलाहाबाद के पास जगह होती है, वहाँ पर भी संधि करती है दो शासकों के साथ, और दोनों शासकों के बीच में काफ़ी अंग्रेज़ों को फ़ायदा होती है और वह उछलती है। अब 1765 के बाद तो एक तरफ देखेंगे अब हमारा अंग्रेज़ों का विस्तार किस तरह से हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे 1765। अब 1765 के बाद हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, एक मिनट था, समझने की कोशिश की जरूरी है। आप देखिए, आइए सभी बच्चे थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, सभी बच्चे अपना नोट कर लेते जाएंगे। आ आइए, एक मिनट। देखिए मैं एक तरफ आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है, और इसके बाद अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी, इलाहाबाद की संधि और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, भारत के साथ साथ बंगाल में विस्तार होती है, व्यापार करती है। अब क्या हो गया, यहाँ 1765 के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम करेगा, व्यापार और राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण कर लेता है। राजनीतिक सत्ता, एक समय था जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए 1600 में आया था, लेकिन मात्र 1671 लगभग 150 साल के बाद इन्होंने, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार के साथ साथ अपने राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लेता है। और इसी के साथ 1700 यहाँ पर एक समय है 1707, याद रखेंगे 1757 से लेके उन्होंने 1757 से यहाँ पर बंगाल एवं भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय की नियुक्ति करना शुरू कर देता है। वायसराय की नियुक्ति करना शुरू कर देता है। अब देखिए एक बात, अब हम लोग क्या करेंगे, एक समय था जो इस 1765 में इलाहाबाद का संधि किया,
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ साथ बंगाल में विस्तार करना शुरू कर दिया। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, 2 चीज़ हो गया, एक तो व्यापार कर ही रहा था, अब राजनीतिक सत्ता पर भी बैठ गया। मतलब कि अब सारा जो भी काम होगा बंगाल के अंदर, उस समय बंगाल में हमारा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय और संपूर्ण बांग्लादेश के रूप में बंगाल कहा जाता था, उस पर कब्जा करके बैठ चुका है। अब इसके साथ क्या करता है, अब दूसरी तरफ देखेंगे 1757 के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने बंगाल में एक अधिकारी को नियुक्त करता है, जिसे गवर्नर जनरल एवं वायसराय की नियुक्ति करता है भारत और बंगाल में। तो इसका क्रम देखिए सबसे पहले। अब एक चीज़ को, सारा चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए 1757 से लेके 1773 तक, 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया, गवर्नर का पद बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम इसको काफ़ी डिटेल्स में, लेकिन एक टाइम को याद रखिएगा, 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पद बनाया गया, याद रखेंगे, गवर्नर का, सिर्फ गवर्नर का, गवर्नर जनरल का नहीं, गवर्नर का। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब राज्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाता है तो 1773 में एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम के तहत बंगाल को मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में मिला देने के बाद ये गवर्नर का जो पद हो गया, बड़ा हो गया, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल कहा गया। तो एक 1773, याद रखेंगे, 1773 से लेके लगभग 1833 तक ये बंगाल में नया पोस्ट बन गया और कहा गया बंगाल में गवर्नर जनरल। तो यहाँ 4 क्वेश्चन बन गया। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, याद रखेंगे ये टाइम 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। मतलब क्या, बंगाल में पहले गवर्नर, अब फिर बंगाल में गवर्नर जनरल। तो ये 2 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये डेट जरूर ये आपको याद रखना होगा, 1757 से 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद को बनाया गया, और 1773 से लेकर 1833 बंगाल में गवर्नर जनरल का पद। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब बंगाल का विस्तार लगभग भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हो गया, तो गवर्नर जनरल तो रह गया, लेकिन गवर्नर जनरल के पद रहेगा, लेकिन अब स्थान बंगाल के जगह पर संपूर्ण भारत आ जाएगा। तो याद रखेंगे 1833 से लेके और 1858 तक ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। फिर होता है क्या, 1757 में एक सुने होंगे 1857 की क्रांति हो जाता है। अब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट भारत की शासन व्यवस्था को अंग्रेजों, मतलब ब्रिटेन की संसद ने अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब जो ही ले लेता है तो यहाँ पर गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में नियंत्रण कर रहा था, तो ये 3 पद था, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, बंगाल और भारत। लेकिन जब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करके डायरेक्ट भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया और या ले लिया गया, तब उस समय जो गवर्नर जनरल है उसे समाप्त करके वायसराय आ गया। तो याद रखेंगे 1858 से लेके और याद रखेंगे 1947 या 1947 तक ये जो भारत का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर नहीं होके भारत का वायसराय कहलाया, भारत का वायसराय का पद बनाया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर 1947 से लेके जब हमारा भारत में संविधान जब तक लागू हुआ तब तक फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। स्वतंत्र भारत, अब यहाँ से हमारा भारत था, अब यहाँ स्वतंत्र हो चुका है। तो हमारा ये स्वतंत्र भारत का में गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल।
और उस समय ये सभी का सभी सर्वोच्च पद हुआ करता था भारत में। तो 1947 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1858 से 1947 के जो भारत का वायसराय, तो इसमें भी ढेर सारा वायसराय बना है, इसमें भी 2 गवर्नर जनरल बना है, इसमें बंगाल का गवर्नर, और सब इस मॉडर्न हिस्ट्री में जब है हम सभी गवर्नर जनरल भारत बंगाल में गवर्नर का क्या कार्य था, कौन कौन गवर्नर बना, कि किसके समय में क्या क्या कामें हुई, बंगाल में गवर्नर जनरल बना, उस बंगाल के गवर्नर जनरल ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या नियम बनाया, कौन सा अधिनियम आया, किस अधिनियम में क्या चर्चा हुई है, सारा डिटेल्स में हमको पढ़ना है। लेकिन आपको ये ज़रूर ये डाटा याद रखना चाहिए। फिर 1833 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। तो उसमें भी पूछा जाता है भारत में जो रेलवे का विकास हुआ, डाकघर का विकास हुआ, या बहुत तरह की विधियाँ आई थी, शिक्षा नीति आई थी, उसमें किसके तहत क्या क्या हुई थी वो पढ़ना है। फिर यहाँ पर 1858 से 1947 के बीच में भारत का बहुत सा वायसराय आए। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं, और आप कमेंट में बताइए भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो ये सब आए और बहुत सा काम किए हैं, तो उसको एक तरफ हम देखेंगे। इसके बाद जब हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब भारत का जो सर्वोच्च पद बना, भारत का जो सर्वोच्च पद बना वो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आज से लेके अभी तक 2026 तक राष्ट्रपति का पद जो होता है वो भारत का भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से भारत का जो सर्वोच्च पद होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि भारत का अधिकतम पावर जो होता है, सारी जो शक्ति होती है, कुछ शक्ति को छोड़ के वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। क्योंकि संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है, जो भारत के जो कार्यपालिका शक्ति है या विधायिका शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री या संसद में निहित है। और संसद का जो सर्वोच्च होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के हेल्प से सारा डिसीजन लेते हैं, और उसी के डिसीजन के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। हम जानते हैं भारत का संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन जो सलाह देने का काम करता है वो कैबिनेट होता है। और कैबिनेट का जो अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं भारत का जो सारा शक्ति है लगभग वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। लेकिन संवैधानिक रूप से जो सबसे बड़ा पद होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये बातें समझना है। तो 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, और जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वहाँ से जब स्टार्ट होती है तो अभी तक जो हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे वर्तमान के हैं। तो एक बात आपको बताना है, तो अभी हमारे वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम के हैं व्यक्तिगत रूप से, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कुछ मैं क्वेश्चन तो मैं दूंगा। यदि वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो क्वेश्चन तो बनता है ना, हम इतना आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरा तो बनता है क्वेश्चन पूछना है। आप आइए, आप एक तरफ तो समझ गए, अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार करके ये सब पद बनाया हुआ है, इस सब पद पर बैठा हुआ। आप दूसरी तरफ आइए, आप दूसरी तरफ हमको ये सीखना है। ये चीज़ तो आपके क्लियर हो गया। जितने भी बंगाल में गवर्नर जनरल, गवर्नर भारत का वायसराय, ये लोग कहाँ के हैं, तो ये लोग अंग्रेज हैं। ये लोग इंग्लैंड के आदमी हैं, इंग्लैंड के हैं। और ये लोग क्या कर रहा है, भारत पर शासन कर रहा है, भारत पर शासन कर रहा है, भारत पर शासन कर रहा है। एकदम गौर से समझिए, भारत पर शासन कर रहा है। तो क्या बता सकते हैं आप लोग, जो आदमी विदेशी है, लंदन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और भारत के पे अधिकार का क्या वो अनुचित होगा? नहीं। ये जो भी नियम कानून बनाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय में भारत का काफ़ी शोषण हुआ, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। हर एक दृष्टिकोण से ये लोगों ने भारत को एकदम खोखला करने का काम किया। भारत एक सोने की चिड़िया था, उसे स्टील का चिड़िया बना दिया, समझिए ऐसे एकदम पूरे के पोखरी खोखला कर दिया। तो अब आई दूसरी तरफ, तो क्या एक तरफ यदि हमें कोई शोषण करेगा
तो एक हद के बाद कहीं ना कहीं हम लोग इसके अगेंस्ट तो होंगे ही होंगे। और यही अगेंस्ट हुए तो क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम आया। और इसी क्रम में बहुत से लोग ने आगे आए, अपना जिस तरह से व्यक्ति थे उन्होंने अपना कोई लिखित रूप से सहयोग दिए, कोई एकदम आगे बढ़ के डायरेक्ट रूप आंदोलन किए और उन्होंने अपना योगदान दिए। तो अब आइए दूसरी पक्ष, जब ये लोग शासन कर रहा था तो कहीं ना कहीं उचित रूप से तो करेगा नहीं, तो दूसरी तरफ भारत के लोग का अब क्या व्यवस्था है उसके बारे में समझेंगे। और उसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरे भारत के इतिहास का परिचय समाप्त होगी। तो आइए कुछ समय और थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये आपको जब ये चीज़ माइंड में सेटअप हो जाएगा तो आप पूरे इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझ लेंगे। अब आइए दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ ये समझने की कोशिश करना है। आप देखिए, जो ही 1757 में अंग्रेजों का भारत कह सकते हैं बंगाल पर अधिकार हुआ 1900 अधिकार हुआ, मतलब कह सकते हैं 1757 से लेके 1947 तक। इसकी बात हम लोग आप कर रहे हैं 1757 से 1947 के बीच में। अब ये घटना अब हम भारतीयों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ राजा बन के बैठा हुआ है अंग्रेज की तरफ, और हम लोग भारत के जो मूल निवासी थे वो इसके रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार काम कर रहे हैं। और एक पक्का है जो ये लोग एक प्रकार का गोरा लोग थे, अंग्रेजी लोग थे, और हमारा कल्चर इंग्लैंड के कल्चर से और भारत का कल्चर दोनों डिफरेंस है, आकाश और पाताल का अंतर है। और सभी नियम और कानून ये लोग बना रहे थे। कहीं ना कहीं भारत में इसका विरोध होना तो है ही। उसी क्रम में सबसे पहले याद रखेंगे 1757 से लेके 1857 तक, इसके बीच में ये लोग काफ़ी शोषण किया था। और इसके बीच में देखा जाए 1757 से लेकर 1857 के बीच में भारत में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, छोटी छोटी आंदोलन होता था। और उसमें भी आंदोलन में कौन भाग लेता था, तो मुख्य रूप से जो जनजाति लोग होते थे, कूका आंदोलन, संथाल विद्रोह, ये सब सुने होंगे आप लोग। तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में भारत में देखा जाए तो जितना भी आंदोलन, वह जनजातीय आंदोलन हुआ था। जनजातीय आंदोलन। और ये आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि जनजाति लोग जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने के क्रम में क्या होता था, उनका जो कुछ खेत हुआ करता था, जंगल के काट कर कोई खेत बनाता था, अंग्रेज जाता था, कुछ नियम कानून बना के उसे छीन लिया जाता था। दूसरी तरफ क्या होता था, ये लोग कम पढ़े लिखे होते थे, उसकी जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया जाता था। उसके साथ क्या किया जाता था, काम करा के पैसा नहीं दिया जाता था, बहुत तरह की अत्याचार इन पर किया जाता था। तो ये लोगों ने सबसे पहले 1757 से लेकर 1857 के बीच में बहुत सी क्रांति किया। संताल विद्रोह हो गया, भागलपुर में बहुत तिलका माझी लोग होंगे, ये सब बहुत ही किए थे। बिरसा मुंडा हो गए झारखंड में। उसी तरह से संपूर्ण भारत में छोटी छोटी गुटों मिला के अंग्रेज़ों के सामने ये लोग आंदोलन करता था। लेकिन अंग्रेज़ों शक्तिशाली था, ये लोग के पास गोला बारूद था और इन लोग के पास तीर धनुष था, सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इसी बीच में क्या किया, किसानों के साथ, ज़मींदारों के साथ बहुत ही अत्याचार करने लगा। और परिणाम क्या हुआ, 1857 में हम लोग समझते हैं बहुत बड़ी आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ी आंदोलन हुआ था। और ये इसी के साथ हमारे भारत में कहा जाता है 1857 की क्रांति के साथ ही ये भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति थी। पूछा भी जाएगा भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति कौन थी, तो 1857 की क्रांति थी। और इसी के साथ भारत के लोगों को थोड़ा जागना पड़ा। अब लगा सुने ही नहीं, मुझे कुछ करना है। लेकिन कहा जाता है इस आंदोलन में किसान लोग, ज़मींदार लोग ही भाग लिए, बहुत से वर्ग ने नहीं भाग लिया। दक्षिण बिहार भारत के लोग तो साफ नहीं इसमें योगदान दिए। उत्तर बिहार में कुछ जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बाबू वीर कुंवर सिंह, पीर अली खान, इस जैसे लोग जहाँ से ये लोग ने दिए साथ, लेकिन इसको कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया। और दबाने के बाद धीरे धीरे आंदोलन शिथिल हो गया और 1858 तक पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया और अंग्रेज़ों ने इसमें सफलता पा लिया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीयों में
एक प्रकार की आंखों के सामने सपना समझिए जग गया, तो नहीं, भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। यदि हम लोग एकजुट हो जाए तो भारत की स्वतंत्रता दिलाया जा सकता है, और यहाँ से एक नींव पड़ती है। और उसी क्रम में 1857 के बाद बहुत सा बदलाव हुआ। 1858 का एक अधिनियम आया था, 1858 का अधिनियम आया, और इस अधिनियम में बहुत से भारतीयों को अधिकार दिया गया, कुछ बदलाव किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त किया गया, ईस्ट इंडिया की शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसके साथ बहुत बदलाव किया, भारतीयों को अधिकार दिया गया, भारतीयों को अधिकार दिया गया। इसी के साथ क्या होता है, आगे चलकर हमारे पास बहुत तरह की व्यवस्था होती है, और यहाँ पे 1859-60 इसी तरह से चलती रहती है। लास्ट में हम जानते हैं 1885, बहुत इंपॉर्टेंट है 1885। 1885 में एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों का एक मत था, जो हम लोग एक आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी अंग्रेज़ों के सामने जो अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं, ये नहीं, हम लोग एक पार्टी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और उसमें सभी लोग सम्मिलित होकर अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांग को रखें। और जब आप लोग या हम लोग एक समूह में किसी व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो सामने वालों को भी सोचना पड़ता है। जब आपकी संख्या 100, 200, 1000, लाखों में होगी तो सामने वाले भी घबराएंगे। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का यही उद्देश्य था, जो अपनी बातों अंग्रेज़ों के सामने जो छोटे छोटे समूह बना के जाते हैं, तो क्यों नहीं हज़ारों के समूह के जाएं, और उन्होंने 1885 के रूप में लेगा। और यह 1885 से हमारा अब अगला जो स्टेप है समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग सभी को नोट कीजिए। हम लोग जब डिटेल्स पढ़ाएंगे, कम से कम पूरे इतिहास 100 घंटा का लेक्चर है, लेकिन हम आपको वीडियो लगभग 2 घंटा में पूरे कोशिश करते हैं एक ओवरव्यू देने का, और आप आशा करते हैं समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये सारे संपूर्ण नॉलेज आपको एक साथ वही दे सकता है जिसको संपूर्ण इतिहास का ज्ञान है। अदरवाइज तो कहीं से कोई टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है। हम लोग को पता है बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से नॉलेज देना है। तो आप लोग धैर्य रखिए, आप कुछ समय के बाद हमारा रेगुलर वीडियो आएगा। आप लोग थोड़ा बीच में घबरा भी गए थे, सर कब वीडियो आएगा, नहीं आएगा। मैं आपको कहा था, सो मुझे कुछ ऐसा टेक्निकली प्रॉब्लम है या कुछ समय की बचत करना है, तो समय को मैं अपने साथ अरेंजमेंट कर लिया हूँ। और आप लोग को सिर्फ वीडियो को इंतज़ार नहीं, वीडियो डेली पहुँचेगी, आप लोग के पास पहुँचेगा, और आप लोग को देखना है और गौर से पढ़ना है, और अपने जितने भी साथियाँ लोग हैं उसको तक भी रीच देने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं 1885 के बाद क्या घटना होती है। तो यहाँ पर बहुत सा बातों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आइए अब एक तरफ क्या होता है सो देखिए। अब आइए हम लोग 1885 से लेके अब लास्ट 1947 तक। अब इस बीच में अंग्रेज़ों को भी पता चल गया है, सब भारत को हम ज़्यादा दिन तक आज़ादी गुलाम बना के नहीं रह सकते हैं, और इधर अंग्रेज भी एहसास हो चुका है, ये लोग भारतीय लोग अब अपने अधिकार को समझ रहा है। तो 1885 से 1947 के बीच की घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहा जाता है, इसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और जितना भी बिहार में TRE 4 के अंतर्गत जो 1 to 5 होता है, या GK GS में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बीच में पूछा जाता है। तो पहले इसका कालखंड समझिए, इसमें हुआ क्या था। तो इसको मैं 3 भाग में बांटा हूँ। देखिए 1885 से 1905 इस बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहा था वो बुजुर्ग लोग थे, और बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, थोड़ा नरम होते हैं। तो 1885 से 1905 के बीच में इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थोड़ा बुजुर्ग लोग थे, नरम थे, इसलिए इसे नरम पंथी समय कहा गया।
नरमपंथी लोग थे, इसमें अपना आराम से काम करते थे, अंग्रेज़ों के सामने संवैधानिक रूप से मांग करते थे, जिसमें कह सकते हैं कुछ व्यक्ति थे जैसे वैमनस्य चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इसके बाद वैमनस्य चंद्र बनर्जी थे, इसके बाद बहुत से दादा भाई नौरोजी साहब थे। ये लोग थे 1885 से 1905 के बीच में अपना भारत के नेतृत्व कर रहे थे। और ये लोग अंग्रेज़ों के सामने बहुत ही पोलाइटली जाता था, भिक्षा, इसलिए गरम दल के लोग ने इस समय को, इन लोगों को भिक्षावृत्ति समय भी कहा गया है। तो ये भीख मांगने के लिए जाता है, अरे मेरा अधिकार है, हम इससे क्यों मांगें। जैसे हम ही लोग आज के समय में देखते हैं, सरकार को हम लोग बनाए हैं, और यदि सरकार के सामने यदि कुछ हम लोग मांग रखने के लिए जाते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है, मारा जाता है स्टूडेंट को, लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको गद्दी पर, प्रधानमंत्री के गद्दी पर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर, विधायक, संसद मैंने बनाया है, जनता ने बनाया है। और जनता यदि अपना डिमांड रखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो उस पर आप यदि कठोर कार्रवाई करते हैं तो वो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस नहीं है। हम लोग उसके सामने बैठे, सरकार का काम होती है सामने बैठे, सामने में समस्याओं का सुने, और जहाँ तक हो सके समस्याओं का निदान करना चाहिए, न कि कोई कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और यदि कठोर कार्रवाई करती है तो वह लोकतंत्र के लिए संवैधानिक रूप से सही नहीं होता है। हम नहीं कह सकते हैं भारत की लोकतंत्र या इस देश की लोकतंत्र या हमारी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, नहीं। आपने कठोर कार्रवाई किया, एक लोकतांत्रिक कीजिए, जहाँ कठोर कार्रवाई करना है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जनता का एक मेजॉरिटी है वो डिमांड कर रहा है, तो उसकी बातों को समझना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं सुनाई नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं 100% बोल रहे हैं, और या आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक प्रोसेस है, लोकतंत्र में इसी प्रकार से होता है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो 1885 से लेकर 1905 के बीच में अंग्रेज़ों के सामने जो नरम दल के, जो अभी मैंने बताया, दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, WC बनर्जी हो गए, ये लोग अपने मांगों को बहुत ही पोलाइटली मांगता था, और इसे नरमपंथी कहा गया, नरमपंथी या नरम दल भी कहा गया, इसे नरम दल कहा गया, नरम दल। और इसी केस में क्या होता है हम जानते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का विभाजन पूछा जाएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में होता है। और उसके विभाजन होने के बाद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट जाता है। गरम दल के लोग होते, कहते नहीं नहीं, मैं नरम दल के लोग के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि इनका जो डिमांड है, इनका जो प्रोसेस है, उनका काम करने का जो विधि है बहुत ही स्लो है। यह अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगों को इतना अच्छे से नहीं रख पाता जितना रखना चाहिए। तो जाके 1905 से लेके 1900 याद रखेंगे 15 तक, 1915 तक, 1905 से लेकर 1915 तक इसका जो नेतृत्व किया, INC का नेतृत्व किया, वो गरम दल के लोग ने किया। गरम दल का मतलब या ये नहीं होता है जो ये लोग बंदूक लेके, बम लेके किसी को मार देना, नहीं। इन्होंने अपनी आवाज़, अपनी मांग बहुत ही कठोर से रखा गया। ऐसा नहीं मैं, क्योंकि मेरा अधिकार है, जिसमें सुने होंगे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, ये लोग ने अंग्रेज़ों के सामने अपने अधिकारी को बहुत ही सुंदर ढंग से अधिकार के रूप में मांगा, इसलिए इसे गरम दल कहा गया। जिसमें मैंने अभी नाम बताया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी मांग बहुत ही जोर शोर से रखा, इसलिए 1905 से लेकर 1915 तक का नेतृत्व को गरम दल कहा गया। और इसके बाद समय शुरू होती है 1915 से लेकर 1947 तक, उसे कहते हैं गांधी युग। गांधी युग। और हम जानते हैं महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे, पूछा जाएगा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। विदेशों को प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जो 9 जनवरी 1915 को आए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे, और जब ये लौटे तो यहाँ पे सभी लोगों से बात विचार विमर्श का, और कहा भारत की आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगा, न
भीख मांगने से मांगेगा, न इतना गर्म होने से मिलेगा। हम लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और बीच के रास्ता निकाले क्या, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। 1 मिनट, हेलो, जय माता। हम करते हैं सर, 20 मिनट में कॉल करते हैं आपसे, एक जगह है सर क्लास में। तो आइए, तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे, और जब महात्मा गांधी लौटे तो इन लोगों से विचार विमर्श किए। एक गोपाल जी थे, उन्होंने विचार विमर्श किए और कहा कि भारत की आज़ादी, हमारे सामने अंग्रेज बैठा हुआ है, इससे आज़ादी कैसे लेने हैं, और इसके नेतृत्व में चला। इसलिए 1915 से लेकर 1947 के बीच में उस युग को क्या कहा गया, गांधी युग। आइए, इसमें क्या होता है आप यहाँ से हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1915 को महात्मा गांधी, MG, हम आप महात्मा गांधी बार बार आएंगे, तो महात्मा गांधी को हम लोग MG लिखेंगे, महात्मा G फॉर गांधी। तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे, भारत लौटे थे, और अगले साल क्या किया, 1916 में अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। पूछा जाएगा साबरमती की स्थापना कहाँ किया गया था, तो अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद से ही साबरमती नदी गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो बताइए अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी। और यही जब महात्मा गांधी भारत आए 1915 में, तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया था, साबरमती आश्रम। तो पूछा जाएगा अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किए थे, तो 1916 में किए थे। अब देखिए इनका किस तरह से आज़ादी भारत की ओर दिलाने के लिए जा रहे हैं। ये एकदम प्योर आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सा टॉपिक है, जैसे 1885 INC पार्टी का मैंने चर्चा किया, उसके बारे में भी एक एक अधिवेशन के बारे में चर्चा करना है। किस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, कौन सी कार्य हुई, किसको पहला अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष, किस अध्यक्षता में किसकी क्या क्या काम हुई, उसको काफ़ी मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। और जितना भी हम आपको बता रहे हैं, जब हम इसकी डिटेल्स बात करेंगे तो आपको मैं एक मानचित्र के माध्यम से भारत के संदर्भ में कहाँ कैसे हो रही है वो बताएंगे, जो एक बार में याद हो जाए। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ को देखना है। देखिए आगे, ठीक है, चलिए। तो आइए, 1915 हो गया, 1916 हो गया। 1917 में आप देखिए महात्मा गांधी जब आए तो ऐसा नहीं पूरे भारत, पहले 1-2 साल भारत का भ्रमण करते हैं, और उसी क्रम में 1917 में क्या किए थे महात्मा गांधी, चंपारण आंदोलन, बिहार चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व, क्या होता है चंपारण आंदोलन, ये बात की बात है, काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद अगले साल 1918 में अहमदाबाद, याद रखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सक्रिय आंदोलन का नेतृत्व किए थे, सब में सफल होते हैं। इसके बाद 1918 में ही खेरा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक प्रकार का किसान आंदोलन होता है, याद रखिएगा, एक किसान आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन भी एक प्रकार का किसान आंदोलन ही होता है। तो ये सब घटना आपको याद रखना है और इसको काफ़ी डिटेल्स पढ़ना है, ये आपको एक क्रम क्लियर होना चाहिए। फिर 1918 के बाद एकदम 1919 में एकदम सक्रिय रूप से पूछा जाएगा महात्मा गांधी भारत में सक्रिय रूप से कब एक्टिव हुए थे, कब अपने राजनीतिक में प्रवेश कर दिए गए थे, तो 1919 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी सक्रिय रूप से राजनीतिक में प्रवेश, भारत में प्रवेश किए। और इसी के साथ क्या हुआ था, 1920 से लेके 1922 तक सुने होंगे असहयोग आंदोलन। अब इसके असहयोग आंदोलन के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चौरी चौरा कांड का नाम सुने होंगे, इसी क्रम में हुआ था। इसका क्या पूरे 2 साल का क्या सिस्टम है उसके बारे में हम समझेंगे 1920 से लेके 22 तक।
इसके बाद ये कुछ समय के लिए जेल में चले जाते हैं और सक्रिय नहीं रहते हैं, और फिर वह कुछ समय के लिए राजनीतिक से दूर हो जाते हैं, और तब फिर इसके बाद फिर सक्रिय होते हैं 1930 में। सुने होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, खेरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है ना। अहमदाबाद से नमक कानून जो आगे तोड़ते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 1930, 1931, 1932, इसमें 3 काम होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस 3 सम्मेलन होता है। इस 3 सम्मेलन में सबसे पहले याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसी के बाद 1930 में दिल्ली में जो एक समझौता भी होता है, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं या गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। काफ़ी चीज़ को हम लोग देखेंगे। 1932 के बाद इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। इसी के बाद 1932 के बाद 1933 में एक अधिनियम आता है, 1935 में एक अधिनियम आता है, 1935 में अधिनियम आता है, एकदम समझिए। 1935 के बाद क्या होता है, भारत में पहली बार चुनाव होता है 1937 में, याद रखेंगे आपसे पूछा जाए तो। 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव होता है। लेकिन क्या होता है, अगले 2 साल के बाद हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है 1939 से 1945 के बीच में। और 1939 में बिना किसी से पूछे हुए अंग्रेज़ों ने भारत के जितने भी सैनिक लोग था उसे द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया, और जिसका पुरजोर महात्मा गांधी और बहुत से लोगों ने विरोध किया। तब जाके क्या होता है, 1939 में ये सभी जितना भी प्रांतीय चुनाव होता है सब निरस्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार से हट जाती है। तो 1939 में से लेके 1945 तक सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद इसी बीच में क्या होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होती है, भारत छोड़ो आंदोलन होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1945 में होती है। तो 1946 में याद रखिएगा कैबिनेट मिशन आती है, कैबिनेट मिशन भारत आया। आप लोग को ये बताना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आया था, एक्यूरेट डेट बताना है। क्वेश्चन एक बार पीछे पूछा गया है, तो बताइए 1946 में तो आया था, किस दिन, किस तारीख को और किस माह में आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। कैबिनेट मिशन भारत कितना तारीख को आया था, और उसमें कुल कितने सदस्य थे, और कुल सदस्य कितने थे, और उसका अध्यक्ष कौन था। बहुत क्वेश्चन इसमें मिल गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, किस तारीख को आया था, कुल कितने सदस्य थे, और कैबिनेट मिशन में जो जितने भी सदस्य थे उसमें कोई ना कोई एक अध्यक्ष होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन थे उसका नाम बताना। और इसी के साथ 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसका 2 काम था, सबको हम डिटेल्स पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य था भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, जो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। इसके साथ साथ भारत में कैबिनेट मिशन के आदेश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें भारत और उस समय पाकिस्तान भी सम्मिलित था, जिसमें भारत का संविधान प्रस्ताव लिखने की बात हुई थी। तो कैबिनेट मिशन का 2 काम था, भारत में अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से भी आए थे, और गठन भी हुआ। और इसके साथ ही अगले साल फिर क्या होता है, जब इस तरह की काम होती है तो याद रखिएगा हमारा जो अगला काम होता है 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाती है। भारत स्वतंत्र होने के बाद 1950 में हमारा भारत गणतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र होता है 1947 में। और याद रखिएगा भारत गणतंत्र होता है 1950 में। वो डेट था 26 जनवरी 1950 और ये था 15 अगस्त 1947। तो इसी तरह से हमारा ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक काफ़ी डिटेल्स में हम चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने बहुत कुछ समझा होगा इस सेकेंड थर्ड वीडियो में। तो आप ये देखिए, मैं इसको काफ़ी छोटा करता हूँ। तो आप जितने भी मैंने इस सब का चर्चा किया है काफ़ी डिटेल्स में करेंगे, बहुत कुछ इसमें हम नहीं भी लिखे हैं, लेकिन जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा तो एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, एक एक घटनाएं आपको मैं बताया जाएगा।
तो इसी तरह से मेरा ये जो भी आज का टॉपिक था, मैंने पूरा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 यदि आप गौर से समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है सो आपको इतिहास को समझने में समस्या होगी। और आप ये पढ़ लेंगे तो काफ़ी डिटेल्स आप समझेंगे। देखिए इस सभी को आप लोग एक चाहेंगे तो आप ऐसा कीजिए, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए, मैं आपको सबको कर देता हूँ। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप उतारे होंगे तो इसको उतार लीजिए। और इसको थोड़ा स्लो हो गया है, मैं इसको ठीक करता हूँ आपको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें डाटा कुछ इस तरह से है, जो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप तो मेरे साथ है ही, इसको रिव्यू करके देख लीजिएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने संपूर्ण भारत का बताया, एक प्राचीन इतिहास बताया, मध्यकालीन इतिहास दिखाया और आधुनिक भारत का इतिहास दिखा दिया। तीनों इतिहास में से हमको सबसे पहले कौन सा चीज़ स्टार्ट करना है? ठीक है, मैं प्राचीन स्टार्ट करूं कि मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करूं कि आधुनिक? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएगा, मैं उसी को पहले सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। और इसके बाद फिर हम लोग फिर इसके साथ साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद मैं पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साइंस का भी होगा। और एक मैथ रीजनिंग के से पहले मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास लूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने जब ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे को मैंने गेन किया है सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव, बट्टा पर का जोड़ घटाव, गुना भाग भिन्न का जो भी होता है, एलसीएम एचसीएफ। लैंग्वेज में यदि कोई चीज़ दिया रहता है तो उसको समझने में बहुत सी परेशानी। तो जब तक ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तब तक हमको नहीं लगता है आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग को एक अच्छे तरीक़ा से बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं लगभग 10 घंटा 12 घंटा का एक घंटा करके मैं बेसिक मैथमेटिक्स को, संपूर्ण मैथमेटिक्स और रीजनिंग को ख्याल में रखते हुए इसका भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। आपके मोबाइल में, आपके यूट्यूब पर पड़ा रहेगा और उसको भी देखना है। तब जाके मैं एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मेरे पास अपने फैकल्टी मेंबर से इसका भी क्लास रेगुलर रूप से चलाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर है, मेरा तो नंबर भी आप लोग के पास है, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। कोई भी तरह की बातें हो तो मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टाइम मैसेज ही करें, और मुझे समय जो ही मिलेगा तो मैं आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो इसका नंबर आप लोग लिख लीजिए 9708822862। इसके बाद ये भी आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट का भी PDF हैंडराइटिंग नोट्स है। तो वो भी आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारे के सारे भेज दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहें। पूरे लगभग 1 घंटा का क्लास चला, तो लगभग धन्यवाद। फिर पुनः आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास आपको देने जा रहे हैं। धन्यवाद।